जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सुप्रभात। मैं हूं देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर रोज की तरह लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम देखते हैं प्रतिदिन परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न कौन से करंट अफेयर्स के प्रश्नों के माध्यम से। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक केजीएफ बैच यूपीएसआई का नहीं परचेज किया है तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि 10 तारीख के बाद 10 फरवरी के बाद इसकी फीसेस बहुत बढ़ने वाली हैं। 999 की जगह इसकी फीसेस होने वाली है 1599। तो अभी तक अगर आपने ऐप न डाउनलोड किया हो तो प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत इनरोल कर जाइए यूपीएसआई केजीएफ बैच में। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर सीरीज इस प्रश्न के साथ। प्रश्न है आपका, भारत में हर चौथा व्यक्ति हो चुका है संक्रमित, सीरो सर्वे से संकेत कहने का मतलब यह है कि सीरोलॉजिकल सर्वे की जो है रिपोर्ट आज दोपहर के समय जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जारी की जाएगी। उसके पहले जो है सूत्र बता रहे हैं कि जो सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है उसका रिपोर्ट बताता है कि लगभग जो है 1/4 व्यक्ति भारत के क्या हो चुके हैं भैया, कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। कैसे पता चला सीरो सर्वे से। ठीक, सीरो सर्वे क्या होता है? सीरो को पूरा नाम बोलते हैं सीरोलॉजिकल सर्वे, ठीक है ना। सीरोलॉजिकल सर्वे कहने का मतलब इसको यूं समझ लीजिए कि लोगों के जो है ब्लड्स को निकाल करके, रक्त निकाल करके उसका एंटीबॉडी परीक्षण किया जाता है, जो उसको कहते हैं सीरोलॉजिकल सर्वे, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? सीरोलॉजिकल सर्वे। अच्छा, अब एंटीबॉडी क्या है? तो आप अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो कक्षा 9 में मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट है। 2 तरह की जो है आपने टर्म्स पढ़े होंगे, एक को एंटीजन कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है एंटीबॉडी, ठीक है ना। कंफ्यूज प्राय हो जाती है कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। जब अपने शरीर पर, आपके शरीर पर कोई बाहर का जीव, वायरस, जो भी इस तरह का अटैक करता है तो उस अटैक को, यानी उस वायरस वगैरह को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। यानी बाहरी चीज कोई आपके शरीर में घुस रही है वो क्या कहलाती है? एंटीजन कहती है। और उस एंटीजन को रोकने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? उस एंटीजन को निष्क्रिय करने के लिए आपका शरीर, आपका ह्यूमन बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको चोट लग गई तो आप अगर दवा नहीं लेंगे तो आप देखे होंगे कि कई बार बिना दवा लिए भी चोट क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। थोड़ा सा देरी में सूखता है घाव आपका, लेकिन सूख जाता है। तो क्यों सूखता है? इसका मतलब ये है कि शरीर के पास जो है क्या है? शरीर के पास एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कहने का मतलब शरीर के पास स्वयं को सुरक्षित रखने का फार्मूला है। कोई भी बाहरी चीज, बाहरी रोग कोई भी एक बार अटैक करता है तो उसके खिलाफ जो है आपका शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भारतीयों में कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्या है? भारतीयों में कुछ ज्यादा ही है। अब रिपोर्ट क्या है? प्रश्न थोड़ा सा चलते हैं, प्रश्न पे चलने के बाद फिर मैं आगे चलूंगा, उस पर बताऊंगा, बात करूंगा। प्रश्न ये है कि विश्व में सर्वाधिक कोविड-19 के संक्रमित कहाँ है? तो ऑफिशियल डेटा जो है, मतलब ऑफिशियल डेटा कैसे निकल देगा? जब कोरोना का टेस्ट होगा उसमें जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको गिना जाएगा। बिना टेस्ट किए तो किसी को कोरोना पॉजिटिव माना नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग जहां हुई होगी, एक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा जो है वहां लोगों की जांच पड़ताल हो गई होगी। तो ऐसे मामलों में जो है विश्व के सर्वाधिक कोविड संक्रमित जो पाए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं। लेकिन जो सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट जारी होने वाली है वह बताती है कि भारत में अभी कोरोना संक्रमित कितने हैं? ऑफिशियली लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके जस्ट दुगने, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन ये जो सीरोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट बताती है, ये कहती है कि भैया भारत में लगभग 30 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उनका टेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन
उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उनको क्या कर दिया, ठीक कर दिया। ठीक ना, अभी मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है ना। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है उसे दवाओं की कम जरूरत पड़ती है, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब होती है उसको दवाओं की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। छोटी सी अगर फुंसी या फुड़िया हो जाती है तो भी उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन आने के पहले ही बहुत सारे लोगों को जो है कोरोना वायरस ने पकड़ा, कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हुए, लेकिन फिर भी ठीक हो गए क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या थी, ज़्यादा थी। अच्छा, सीरोलॉजिकल सर्वे देखता क्या है? सीरोलॉजिकल सर्वे देखता है कि आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी, ठीक है ना। आपके रक्त की जब जांच की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि जो कोविड-19 की एंटीबॉडी है वो आपके शरीर में मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर एंटीबॉडी मौजूद है तो इसका मतलब कोरोना का वायरस आपके शरीर में घुस चुका था, लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने क्या कर दिया, एंटीबॉडी बना करके उसको हरा दिया, ठीक है ना। तो इस एंटीबॉडी परीक्षण के जिसमें सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ था, वो रिपोर्ट सुझाती है कि भारत में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑफिशियली तो अभी फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित देश है, लेकिन सीरो सर्वे के अनुसार भारत हो सकता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुछ और जानना हो अमेरिका के बारे में तो मैंने बहुत पहले बता चुका है कि अमेरिका इस समय चर्चा में था क्योंकि वहाँ के नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने जो है सत्ता संभाल ली है, और वहाँ एक नई महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई है जो भारत से संबंध रखती है। उनका नाम है कमला हैरिस। अमेरिका की राजधानी वगैरह के बारे में मैंने बताया था कि अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। छोटे छोटे टर्म हैं, अगर आप रिवीजन करते चलेंगे तो आपको मन में हमेशा ध्यान रहेगा, कंठस्थ रहेगा, भूलेगा नहीं कभी। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। ब्रिटेन जिसे कहते हैं यूके की राजधानी क्या है? लंदन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित क्या है? यह प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या, एक न्यूज है। न्यूज यह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा की बदली भाषा, कहा शांतिपूर्ण तरीके से हल हो कश्मीर मसला, ठीक है ना। कश्मीर मसला क्या है? कश्मीर मसला जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कश्मीर राज्य है, आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर का राज्य है। अब ये क्या हो गया है, अब यहाँ तक क्या है, जम्मू कश्मीर है, और ये क्षेत्र क्या बन गया है, ये क्षेत्र बन गया है लद्दाख। पहले तो जम्मू कश्मीर इतना बड़ा पूरा क्षेत्र था, भारत का जो आधिकारिक मैप है उसके अनुसार ये पूरा क्या था, जम्मू कश्मीर एक राज्य का हिस्सा था। लेकिन अब क्या हो गया है, ये दो भागों में विभाजित हो गया है, जिसमें से इतना भाग क्या है, इतना भाग जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और ये भाग क्या है, ये भाग इतना पूरा है लद्दाख। लेकिन ये जो मैप बताता है, मैप के अनुसार जो है भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो पूरी तरीके से भारत के अधीन नहीं है। भारत के अधीन न होने का मतलब क्या है कि इसी कश्मीर पर पाकिस्तान का भी कब्जा है, ठीक है ना। जो मैप आप देखते हैं, ये पूरा जो भाग आपको दिखता है ऊपर वाला, अगर ये पूरा भाग 100% है, इसमें मान के चलिए कि भारत 45% भारत का ही कब्जा है, बाकी लगभग 35% कितना है, पाकिस्तान का है, उस पर कब्जा है, और 20% के आसपास किसका कब्जा है, चीन का अनाधिकृत कब्जा है, ठीक है ना। यानी आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत जो है यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे करके इतने में ही है, ठीक। बाकी इन जगहों पर क्या है, ये है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र इतना, और ये क्या है इतना, अक्साई चीन जिसे आप बोलते हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का मसला बड़ा पुराना रहा है। अब ये मसला महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज के समय में तो लगता है कि भारत क्यों ना अटैक करके पाकिस्तान से जो है जम्मू कश्मीर ले ले, ठीक है ना। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो उस समय परिस्थितियाँ बड़ी दूसरी टाइप की थी, ठीक है ना। परिस्थितियाँ ये थी कि अंग्रेजों ने जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो बना था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके अधीन जो है, मतलब ब्रिटेन के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको तो भारत और पाकिस्तान को सौंप दिया, लेकिन जो स्वतंत्र राज्य थे उस समय, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह,
उनको कहा चूंकि ये हमारे नियंत्रण में तो है नहीं, तो इनको जो है दो विकल्प दिया जाएगा, दो क्या तीन विकल्प दिया जाएगा। पहला विकल्प दिया जाएगा कि ये भारत में शामिल हो जाए, दूसरा विकल्प दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और तीसरा विकल्प क्या दिया जाएगा, ये क्या रहे, स्वतंत्र रहे। तो उस समय ऐसी कितनी रियासतें थी, लगभग 500 से ज़्यादा थी, ठीक है ना, 500 से ज़्यादा थी। उन 500 से ज़्यादा जो रियासतें थी, ज़्यादातर ने तो भारत या पाकिस्तान में जो है जुड़ने को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। लेकिन 3 का मसला बचा रह गया। एक बचा रह गया जम्मू कश्मीर, दूसरा बचा रह गया हैदराबाद, और तीसरा क्या बचा रह गया, तीसरा बचा रह गया जूनागढ़। यहाँ के शासक जो है कहे कि हम अपना स्वतंत्र राज्य करेंगे, ठीक है ना, 1947 के बाद की बात है। यहाँ के शासक क्या कहे, न तो मैं हम भारत के हिस्सा होंगे और न ही क्या होंगे पाकिस्तान के हिस्से होंगे, ठीक है। अब उस समय भारत में कई तरह के सोच के व्यक्ति थे, जैसे एक भारत के प्रधानमंत्री स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे, थोड़ा सैद्धांतिक थे। सैद्धांतिक कहने का मतलब उनके पास ऑप्शन ये था कि जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया जाए, अटैक करके उसको भारत में मिला लिया जाए। लेकिन अब सिद्धांत की बात यह है कि अभी अभी हम जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ करके जो है स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं, और फिर दूसरे हिस्से को कैसे हम गुलाम बना लें। तो इस वजह से जो है वो किसी जोर जबरदस्ती के पक्ष में नहीं थे, जोर जबरदस्ती की जाने के पक्ष में नहीं थे। और पाकिस्तान का क्या मसला था, जम्मू कश्मीर का जब भारत का बंटवारा हो रहा था, तो पाकिस्तान ये मान के चल रहा था कि ये जो कश्मीर का हिस्सा है, चूंकि ये मुस्लिम बहुल था, ठीक है ना, कश्मीर अधिकांश क्या था, मुस्लिम बहुल था, तो उसका ये मानना था कि जम्मू कश्मीर जो है किसे मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर किसके साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ जाएगा, क्योंकि वहाँ की अधिकांश आबादी क्या थी, मुस्लिम थी। और आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि विभाजन का मुख्य कारण ही क्या था, धर्म। विभाजन का मुख्य कारण क्या था, धर्म था। तो उस मुस्लिम आबादी को किसके साथ होना था, पाकिस्तान के साथ होना था, ऐसा पाकिस्तान मान के चल रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने क्या किया था, स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया था, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता दे रहा हूं इस डिस्प्यूट को। अब बाकी सब तो हो गया अलगाव, लेकिन ये तीनों जो है क्या हो गए, अलग बने रहे, ठीक है ना। 1947 के बाद की बात है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ज़्यादातर जो है रियासतें सम्मिलित हो गई, लेकिन ये 3 राज्य क्या हुए, स्वतंत्र बने रहे। कश्मीर में हरि सिंह अपनी स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, उसी समय पाकिस्तान ने एक गलती की, ठीक है ना। पाकिस्तान ने गलती क्या की, यहाँ कश्मीर की जो मुस्लिम जनता थी, कश्मीर की जो मुस्लिम जनता थी, शासक तो हिंदू था, लेकिन जनता कौन सी थी, ज़्यादातर की बात करी, ज़्यादातर मुस्लिम थी। वो खुद भी चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। कश्मीर की अधिकांश जनता उस समय 1947 के समय चाहती थी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान ने उसी समय बचकाना हरकत कर दी। क्या किया, उसी समय जो है कुछ कबीलाई क्षेत्रों को, मतलब कबीलाई सैनिकों को, यानी कह लीजिए अपने सैनिकों को जो है आतंकवादी का रूप धारण करके कश्मीर में भेज दिया कि लूटपाट मचाओ और किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाओ, ठीक है ना। प्रावधान ये था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भी जो है भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना एक ही थी, और उसका कमांडर कौन था, उसका कमांडर था ब्रिटिश, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने इस ब्रिटिश कमांडर से कहा कि कश्मीर पर अटैक करके जो है उसको पाकिस्तान में मिला लीजिए, लेकिन उस ब्रिटिश कमांडर ने मना कर दिया। तो पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ जो है कुछ सैनिकों को भड़का करके उनको जो है आतंकवादी की तरह जो है क्या कर दिया, कश्मीर में भेज दिया। और ये जो है ये कबीलाई पठान कह लीजिए, ये कबीलाई लोग जो है भीषण उत्पात मचाए, मार काट, दंगा, बलात्कार। इससे जो है वहाँ के जो जनता की जो इच्छा थी पाकिस्तान के प्रति सम्मिलित होने की, वो क्या बदल गई, नफरत में बदल गई। और हरि सिंह जो है,
हरी सिंह को लगा कि अब हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान के कब्जे में हो जाएंगे, तो तुरंत उन्होंने संदेश कहाँ भेजा, नई दिल्ली भिजवाया। वीपी मेनन उस समय जो है भारतीय खनिज गृह सचिव थे, ठीक है ना। वीपी मेनन को तुरंत जो है जवाहरलाल नेहरू ने भेजा कश्मीर के लिए, और क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्ट असेंट बोलते हैं उसको, विलय पत्र पर समझौता, ठीक है ना, विलय पत्र पर समझौता। हरि सिंह ने यहां भी विलय पत्र पर जब समझौता किया तो उन्होंने कहा कि हम अब भी स्वतंत्र बने रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन विदेशी मामले, संचार और सेना, इन तीनों का अधिकार हम किसको सौंप रहे हैं, भारत देश को सौंप रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मसलों पर हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, पाकिस्तान का इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वहां की जनता क्या हो गई, भड़क गई। भारत ने क्या कर लिया, उसके साथ जो है विलय पत्र पर समझौता करके उसको अपने में मिला लिया, ठीक है ना। अब जब विलय पत्र पर समझौता करके भारत ने मिला लिया तो पाकिस्तान क्यों अपना दावा करता है, देखिए जरा ध्यान से। मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस समय 3 रियासतें थी जिनके विलय को लेकर के दिक्कत चल रही थी। एक थी जम्मू कश्मीर, जिसको कश्मीर कहते हैं, दूसरा क्या था, जूनागढ़, और तीसरा क्या था, हैदराबाद। जो कश्मीर की स्थिति थी उसके ठीक उल्टी स्थिति क्या थी, जूनागढ़ की थी। कश्मीर की स्थिति क्या थी, कश्मीर की स्थिति थी कि शासक क्या था, हिंदू था, और जनता, अधिकांश जनता की जब मैं बात करूं तो अधिकांश जनता क्या थी, मुस्लिम थी, ठीक। यानी अगर उस समय जो है वोट पड़वाया गया होता तो जम्मू कश्मीर कहा जाए तो हो जाता किसका हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। जूनागढ़ में क्या स्थिति थी, जूनागढ़ की अधिकांश, जूनागढ़ जानते हैं ना, गुजरात के पास है। जूनागढ़ में जो है अधिकांश जनता क्या थी, हिंदू थी, लेकिन शासक क्या था, मुस्लिम था। इस जूनागढ़ के मुस्लिम शासक ने, ठीक है ना, इस जूनागढ़ के मुस्लिम शासक ने तुरंत दौड़ करके क्या कर दिया, पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर समझौता कर दिया। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर समझौता कर दिया कि हम अपना हिस्सा किसको सौंप रहे हैं, पाकिस्तान को सौंप रहे हैं। और ऐसा जो है नियमतः था, कैसे, किसमें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये बात कही गई थी कि जो ब्रिटिश उपनिवेश के भाग नहीं हैं उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो भारत के साथ जाएं, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं, या तो फिर किसके साथ जाएं, स्वतंत्र रह जाएं। तो जूनागढ़ के शासक ने क्या चुना, जूनागढ़ के शासक ने जो है विलय पत्र पर समझौता कर दिया और किसका हिस्सा बना दिया, जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। लेकिन वहां की आबादी क्या हो गई, भड़क गई। तो आपने पढ़ा होगा कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा करके भारत ने क्या कर लिया, उसको अपने हिस्से में मिला लिया, ठीक है ना। क्या करा के, जनमत संग्रह, इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट, क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइट बोलते हैं। जनमत संग्रह कराने का मतलब एक वोट पड़वा दिया कि आप भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। चूंकि ज्यादातर आबादी क्या थी, हिंदू थी, तो उन्होंने क्या चुना, भारत को चुना। अब इसी जनमत संग्रह की बात कौन करता है, पाकिस्तान करता है कि भैया जूनागढ़ में तो आपने विलय पत्र जूनागढ़ का शासक हमारे साथ किया था तो उसको आप नहीं मानते। वहां तो आप कहते हैं कि वहां की जनता ने जनमत संग्रह में भारत के साथ जुड़ने का निर्णय किया है और जनता ही जनार्दन है, जनता जनार्दन का जो निर्णय है वही सर्वमान्य है। तो ऐसा ही किस में करिए आप, कश्मीर में करिए, कश्मीर में भी क्या करिए, जनमत संग्रह करिए, ठीक। अब जनमत संग्रह करिए, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ। बड़ा विवाद करने का मतलब ये हुआ कि भाई कश्मीर की डेमोग्राफी न बदली जाए। डेमोग्राफी कहने का मतलब यहाँ की जो जननांकिकी है कह लीजिए उसको न बदला जाए, मतलब यहाँ बाहर के लोगों को बसने की इजाज़त नहीं दी जाए।
नहीं तो पता चला भारत के शेष हिस्से से लोग आए और वोट दे के चले गए, हाँ भैया भारत 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 भारत। यानी कश्मीर को क्या रखा जाए, कश्मीर को अलग रखा जाए, ठीक है ना। वहाँ जो है बाहर के लोगों को बसने की इजाज़त ना हो, नागरिकता की इजाज़त ना हो, ठीक है ना। लेकिन इस जनमत संग्रह की बारी आए उससे पहले पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था। तो ये मसला कहाँ चला गया, ये मसला चला गया संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जनमत संग्रह तभी होगा जब भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं वहां से हट जाए। तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं हटे, लेकिन पहले किसकी सेना हटे, जिसने पहले अटैक किया था। तो पहले पाकिस्तान की सेना क्या करे, कश्मीर खाली कर दे, जितना जगह जो गुलाम कश्मीर है जिसको आप पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसको खाली कर दे। उसके बाद तब फिर भारतीय सेना हटे और तब फिर जनमत संग्रह हो। लेकिन आप जानते हैं कि इतने वर्ष बीत गए, पाकिस्तान ने खाली ही नहीं किया, न तो वहाँ जनमत संग्रह कराया जा सका। अब भारत ने वास्तविकता को समझते हुए क्या किया, पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, ठीक है ना। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है ना। अब उसके अलावा जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है ना। क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो वहाँ मुख्यमंत्री जो थी महबूबा मुफ्ती जी, यानी अभी हाल इस समय वर्तमान संदर्भ में, आज के संदर्भ में, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जम्मू और कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री कौन थी, तो महबूबा मुफ्ती थी, ठीक है। क्योंकि यही जब मुख्यमंत्री थी तभी क्या हो गया था, जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य से, कह लीजिए राज्य से दर्जा हटा करके क्या कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। यानी मुख्यमंत्री का वहाँ कोई काम नहीं था। लेकिन भारत सरकार ने वायदा किया है कि इस जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को जैसे ही स्थिति ठीक होगी फिर से जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है ना। क्या दे दिया जाएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और इसीलिए वहाँ विधानसभा भी बनाई गई है, वहाँ मुख्यमंत्री भी चुने जाएंगे, लेकिन कब, स्थिति सामान्य होने पर। तो फिलहाल इस संदर्भ में ये प्रश्न बन सकता है कि जम्मू और कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री कौन थी, तो जम्मू और कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी। कब तक रहेंगी, ये भारत सरकार तय करेगी, जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है ना। फारूक अब्दुल्ला भी वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला भी रह चुके हैं, मुफ्ती मोहम्मद, ये सब भी जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मैंने ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि कश्मीर मसला क्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में, ये न्यूज है, अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत, 11 घायल। तो अफगानिस्तान के बारे में अब मैं अफगानिस्तान का आपको मुद्दा बढ़ाऊंगा, अफगानिस्तान क्या है, कैसे है, वहाँ की आबादी क्या है, वहाँ तालिबान का मसला क्या है, इतना डीप में आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं जरूरी नहीं समझता, ठीक है ना। इस संदर्भ में इतना प्रश्न आपके लिए पर्याप्त है कि आप कम से कम समझ जाएं कि अफगानिस्तान है कहाँ और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अगर आप मैप देखें तो मैप में आप देखना चाहें मैप में, तो थोड़ा सा मैप अब मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि अफगानिस्तान कहाँ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है, समझ गए ना। अफगानिस्तान क्या है, लिखा पढ़ी में ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार भारत का पड़ोसी देश है। क्यों पड़ोसी देश है, तो आप देख रहे होंगे ध्यान से देखिए आप, ये है अफगानिस्तान, ठीक है ना, इसकी ये सीमा है। ये सीमा आप देख रहे होंगे तो पाएंगे कि ये अफगानिस्तान है। और भारत की सीमा क्या है, भारत की सीमा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस तरीके से है। इस तरीके से, ठीक है ना। तो इतना जो क्षेत्र बच रहा है, ये जो क्षेत्र है,
ये क्या है, भारत अफगानिस्तान की सीमा है लिखा पढ़ी में, ठीक है ना। भारत की सेना यहाँ तैनात नहीं है, यहाँ तो चीन का कब्जा है, सॉरी पाकिस्तान का कब्जा है। मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र क्या है, ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, लेकिन आधिकारिक दर्जे में भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ मिलती है। और ये सीमा कितनी है, ये सीमा है 106 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत अफगानिस्तान सीमा कितनी लंबी है, तो भारत अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है ना। उसकी स्थलीय सीमा भारत के संपर्क में है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक तौर पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की जो कुछ इस तरीके से करके जो है भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा है। नियंत्रण रेखा कहने का मतलब सॉरी, इतना जो ये जो लाइन है, ये जो मैं खींच रहा हूं, इसको कहते हैं येलोसी। येलोसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इसके इधर क्षेत्र पर पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा है। इसे हम कहते हैं पीओके, यानी पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। यानी भारत इधर है नहीं, लेकिन मैप के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार क्या है, ये भारत का हिस्सा है, लेकिन वास्तविक रूप में कब्जा किसका है, वास्तविक रूप में कब्जा है पाकिस्तान का, ठीक है ना। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं इस क्षेत्र को बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। और ये क्षेत्र किसके कब्जे में है, ये क्षेत्र है चीन के कब्जे में। और ये जो है, ये जो सीमा है, इसको बोलते हैं हम येलेसी। येलेसी का मतलब हो गया वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है ना। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। तेहरान किसकी राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है। बगदाद किसकी राजधानी है, बगदाद है इराक की राजधानी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, तापमान में नहीं होगा बदलाव। आईएमडी ने इन राज्यों में आज और कल लगाया बारिश का पूर्वानुमान। ये समाचार है, ठीक है ना। आईएमडी का मतलब क्या हुआ, आईएमडी का मतलब हुआ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या नाम हुआ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय मौसम विभाग, ठीक है ना, भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने क्या बताया है कि अभी हाल में टेम्परेचर में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। मतलब अगर ठंडी पड़ रही है तो ठंडी अभी कुछ दिन और पड़ेगी। धूप जो निकली हुई है कल से, वो धूप होने वाली समाप्त, और उसका जगह क्या लेगा, उसकी जगह लेगा जो है बादल और हल्की फुल्की बरसात, ठीक है ना, हल्की फुल्की बरसात। तो ये जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में आपको पता होगा कि भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो होती है मानसून के कारण। किसके कारण होती है, मानसून के कारण। और मानसून को आप समझिए, माना जाता है कि मानसून का प्रारंभ कहाँ से होता है, मानसून का प्रारंभ जो है भारत के केरल तट से होता है। कहाँ से होता है, ये केरल तट है ना, यहाँ से माना जाता है मानसून तट जो है, यहाँ से बरसात की शुरुआत होती है मानसूनी, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, मानसून पूरे भारत पर छा जाता है, ठीक है ना। लेकिन मानसून कब आता है, जून के महीने में आता है, और अक्टूबर के महीने में क्या होता है, लौट जाता है, ठीक है ना। कब आता है, जून के महीने में आता है, और अक्टूबर क्या कह लीजिए, सितंबर तक जो है वापस धीरे धीरे करके लौट जाता है। मैक्सिमम बरसात सितंबर तक हो पाती है, ठीक है ना, अगस्त सितंबर तक। और यह जो मानसून जिसे आप समझते हैं, इसको जो है आर्थिक व्यवहारिक टर्म में कह लीजिए, उसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट
मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है आता कहाँ से है? यह जो है आता है इस तरह से, जो है गर्म हवाओं और उसकी जो है बरसात आती है, धीरे धीरे करके जो है आप ये क्या हो जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है। यानी कहाँ से आता है? दक्षिण और पश्चिम से आकर के मानसूनी बरसात पूरे भारत पर छा जाती है। लेकिन ये कब से कब होता है? ये होता है जून, और अंतिम समय जो होता है अक्टूबर का पहला सप्ताह कर लीजिए, या सितंबर का अंतिम, सितंबर तक होते होते बरसात खत्म हो जाती है, अगस्त तक। अब अगर जनवरी में बरसात हो रही है तो जनवरी में बरसात किस वजह से हो रही है? ठीक है ना, आपके पास विकल्प दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के कारण, पछुआ विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून निवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आमतौर पर जो अपने यहाँ बरसात होती है वो किसकी वजह से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। और ये कब से कब तक होती है? जून के महीने में आती है और अक्टूबर के महीने में समाप्त हो जाती है। केरल से शुरुआत होते हुए धीरे धीरे पूरा भारत में होती है। लेकिन जनवरी के महीने में जो बरसात हो रही है वो हो रही है पछुआ विक्षोभ के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? पछुआ विक्षोभ। पछुआ विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? तो वेस्टर्न डिस्टर्ब आप समझिए कि एक जो है भौतिकीय टर्म, इसको आप मान के चलिए। भौतिकीय टर्म कहने का मतलब मैप आप जानते हैं, मैप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उत्तर, ये क्षेत्र बोलते हैं नीचे वाले को दक्षिण, इधर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पूरब, और बाएं के क्षेत्र क्या बोलते हैं? पश्चिम। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ का सीधा सा तात्पर्य है कि एक तो पश्चिम, और पश्चिम के कारण क्या होने वाला? विक्षोभ, यानी पश्चिम के कारण क्या होने वाला? डिस्टर्बेंस। तो इस समय जनवरी के समय ये है आपका, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर, यानी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, ये अरब सागर है, ये लाल सागर है, जानते हैं ना सब सागरों को, ठीक है ना। ये कैस्पियन सागर है। अपने आस पड़ोस के सागरों को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। भारत के जो बिल्कुल सटा हुआ वो क्या है? अरब सागर, ये है लाल सागर, ये भूमध्य सागर, ये काला सागर, ये क्या है? कैस्पियन सागर। तो भूमध्य सागर के आसपास से जो है जो पछुआ हवाएं चलती हैं, कौन हवाएं? पछुआ हवाएं। पछुआ का मतलब जो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। पछुआ मतलब क्या होता है? वो हवाएं जो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं। तो यहां से जो तापमान और दबाव में अंतर के कारण, तापमान और दबाव में अंतर के कारण यहाँ जो विक्षोभ बनता है पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है, तो यह भूमध्य सागर से कुछ नमी लेता हुआ जाता है। क्या जाता है? अपने साथ नमी लेता हुआ जाता है, और भूमध्य सागर से तुर्की, ईरान, इराक, बढ़ते हुए पाकिस्तान और भारत के राजस्थान वगैरह जो है, राजस्थान, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। और इस विक्षोभ के साथ साथ हल्की फुल्की जो है भारत के उत्तर राज्यों में कहने का मतलब यह है कि भारत के इन क्षेत्रों में क्या हो जाती है? हल्की फुल्की बरसात होती है। ये जो क्षेत्र है इनमें क्या होती है? हल्की फुल्की बरसात होती है। ये बरसात किस वजह से होती है? वो टर्म है पछुआ विक्षोभ। क्या है उसका टर्म? पछुआ विक्षोभ। समझ गए ना? पछुआ विक्षोभ को आप केवल यही समझेंगे कि पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण जनवरी के महीने में जो हल्की फुल्की बरसात हो जाती है, वो बरसात क्या कहलाती है? पछुआ विक्षोभ कहलाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ संबंध सुधारने के लिए 8 बिंदु फार्मूला बताया? जापान, रूस, पाकिस्तान, चीन। थोड़ा सा अगर आप सामान्य सचेतता लगाएंगे, सामान्य जनरल अवेयरनेस लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि जापान के साथ भारत के मधुर संबंध हैं, तो संबंध और सुधारने की बात तो हो सकती है, लेकिन इस समय मतलब संबंध मजबूत करने की बात हो सकती है, सुधारने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी संबंध क्या है? बहुत अच्छे हैं। रूस के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं, तो संबंध सुधारने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ भारत कोई रुचि ही नहीं ले रहा है संबंधों को पुनः शुरू करने में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का समझ में नहीं आता कि किस्सा क्या है।
पाकिस्तान में सरकार सत्ता चला रही है कि सेना सत्ता चला रही है, किससे बातचीत करें, कमिटमेंट करके वापस क्या हो जाता है, अपने पॉइंट से हट जाता है। तो भैया तनातनी इस समय चल रही है चीन के साथ। चीन के साथ जो है जयशंकर ने 8 बिंदु का फार्मूला बताया है कि भारत और चीन अगर इन 8 बिंदुओं को दोनों लोग लेटर और स्पिरिट यानी दिल से अगर पालन करें तो भारत और चीन के संबंध अभी भी सुधर सकते हैं। जैसे एक आध 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोनों क्या करें, दोनों LAC का सम्मान करें। LAC जो मैंने अभी बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका क्या करें, सम्मान करें। और इस पर यूनिलेटरल एक्शन लेने से बचे, मतलब एक तरफा कार्रवाई से बचे, जो भी बात हो दोनों पक्षों के साथ हो। दूसरा, दोनों क्या करें, दोनों एक दूसरे के जो संपूर्ण बॉर्डर है, LAC के अलावा जितना बॉर्डर है उस पर क्या करें, उस पर जो है संबंधों को नॉर्मल रखें। इस तरीके की जो है उन्होंने कुल 8 फार्मूले गिनाए हैं कि इन 8 फार्मूलों के आधार पर जो है चीन के साथ भारत के संबंधों को सुधारा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मित्र योजना किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट पेश किया 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए। उस बजट को मैं खोज रहा था तो उसमें कोई नई योजना तो नहीं मिल पा रही थी। उसमें से एक नई योजना हमें दिखाई पड़ी, वो नाम थी मित्र योजना। क्या नाम थी, मित्र योजना। हो सकता है इस पे प्रश्न कोई बनाया जा सके। तो मित्र का पूरा नाम उन्होंने रखा है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है ना। मित्र जो योजना है, अंग्रेजी में तो ऐसे है, इसके ठीक फुल फॉर्म पे न जाइए, केवल मतलब समझिए। ठीक फुल फॉर्म पे जाएगा नहीं समझ पाएंगे। इसका वैसे उन्होंने जो मतलब निकाला है वो निकाला है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है ना। यानी ठीक है ना। यहां विकल्प में भी दिया है मित्र योजना किससे संबंधित है, तो मैंने आपको बता दिया है मित्र योजना का संबंध किससे है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क से संबंध है। किससे, टेक्सटाइल पार्क के गठन से संबंध है। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना तो हो रही है, बजट में बताया गया है, लेकिन उसका मित्र योजना से कोई संबंध नहीं है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण की जो बात है वो बताई गई है, किसमें, पोषण 2.0 नाम की योजना लॉन्च की गई है, जो क्या करेगी, महिलाओं और बच्चों के पोषण की बात करेगी। नई रेलगाड़ी के संबंध में कोई योजना नाम से ऐसी कोई योजना लॉन्च हुई नहीं है। तो टेक्सटाइल पार्क के गठन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया जा रहा है। ठीक है ना, कि एक जो है मेगा पार्क गठित किया जाएगा। एक क्या कर लीजिए, कई टेक्सटाइल के मेगा पार्क गठित किए जाएंगे। उससे लाभ क्या होगा, उससे जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एक तो जो है ग्लोबली कम्पिटिटिव बन पाएगी, वैश्विक रूप से क्या बन पाएगी, प्रतिस्पर्धी बन पाएगी, क्योंकि जो है टेक्सटाइल के उत्पादन में कास्ट कम आएगी। बड़ा सा जो है जो पार्क बनेगा, कह लीजिए जो क्षेत्र बनेगा, वहां जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है ना, सारी सुविधाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जैसे प्रोसेसिंग हो गया और जितना उससे संबंधित काम है, धागे का हो गया, कच्चा माल का हो गया, सारा सिस्टम वहां मौजूद रहेगा। तो वहां ढेर सारी कंपनियां एक साथ जो है उत्पादन करने में सक्षम होंगी। तो इससे क्या होगा, वो कंपनियां ग्लोबली कम्पिटिटिव बन पाएंगी, वैश्विक रूप से क्या बन पाएंगी, प्रतिस्पर्धी बन पाएंगी। दूसरा, उस खास जगह पर जो है ज्यादा निवेश आकर्षित हो पाएगा। जैसे मान लीजिए इसको बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में जो है इस पार्क को शुरू कर दिया गया, मेगा पार्क लगा दिया गया, तो वहां जो है जब पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे तो कुछ लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है ना। और ये यही तीसरी बात है, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट, रोजगार सृजन और निर्यात को यह बढ़ावा देगा। ठीक है ना। तो मित्र योजना किससे संबंधित है, मेगा टेक्सटाइल पार्क के गठन से संबंधित है। मस्तिष्क में फिट कर लीजिए। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रचलित मेट्रो नियो परियोजना पूरे देश के लिए एक मॉडल परियोजना बन गई है, किस शहर में। ठीक है ना। तो आप जानते हैं भारत में 1852 में पहली रेल चली थी।
ठीक है ना, मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी। उसके बाद से रेल का जो है लगातार उत्तरोत्तर विकास होता गया। अब इस समय भारत में कई प्रकार की रेल चल रही है। एक रेल जानते हैं जो सामान्य रेल है, दूसरी रेल सेवा को बोलते हैं आप लोकल रेल, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन का कहने का मतलब यह किसी शहर के नजदीकी हिस्सों को जो है आपस में जोड़ता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए लोकल ट्रेन की व्यवस्था है। दूसरा क्या है, मेट्रो है। मेट्रो का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां जगह बहुत कंजेस्टेड हो, जहां जगह ही ना हो, वहां या तो जमीन के अंदर से या जमीन के ऊपर से ट्रेन परियोजना लॉन्च की जाए, और उसको क्या नाम दिया गया था, मेट्रो परियोजना। उसके बाद मुंबई में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, मोनोरेल। मोनोरेल क्या था, मोनोरेल जो है जैसे जनरली क्या होते हैं, रेल के 2 ट्रैक होते हैं, लेकिन मोनोरेल में क्या था, मोनोरेल में केवल 1 ट्रैक होता है, ठीक है ना। इस छोटे से 1 ट्रैक पर ही क्या होती है, ट्रेन चलती है। वो कॉन्सेप्ट कहाँ है, वो कॉन्सेप्ट है मुंबई में। इसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वो नया कॉन्सेप्ट है कहाँ, नासिक में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, नासिक में। अब नासिक में जो ट्रेन परियोजना चल रही है, वो जो ये जो दिख रहा है आपको, इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये है क्या, ये बस है कि रेलगाड़ी है। हाँ, ये बस और रेलगाड़ी का मिला जुला भाग है। इसका टायर होगा, देख रहे हैं ना, इसका क्या होगा, टायर होगा, ठीक है ना। और इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है मेट्रो नियो। क्या नाम दिया गया है, मेट्रो नियो, ठीक है ना। जो चलेगा कहाँ, रेलवे के ट्रैक पर चलेगा, लेकिन इसमें क्या होंगे, टायर होंगे, विशेष प्रकार के ट्रैक बने होंगे, ठीक है ना। एकदम बहुत भारी भी नहीं होगी, छोटे, जैसे आपने देखा होगा जो है विदेशों वगैरह में जो है, लेकिन वहाँ अभी टायर का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। सड़कों के बीच बीच से गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन टायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टायर का कॉन्सेप्ट है ना, मेट्रो नियो। तो ये योजना जो है नासिक से शुरू हुई है और पूरे भारत के अन्य शहरों के लिए भी क्या बन गई है, नई रोल मॉडल बन गई है। इस प्रश्न के साथ आज के इस करंट अफेयर्स से मैं विदा लेना चाहूँगा। और अगर आपने अभी तक यूपीएसआई का केजीएफ नहीं परचेज किया है तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये जो 999 की फीस है ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और 10 फरवरी के बाद आपको इसी बैच को ज्वाइन करने के लिए 1599 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।